नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी भाई आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग 5 यूनिट में पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। उसी के क्रम में आज जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद की जो है नींव किसने रखी, तो हम आपको बता रहे हैं कि गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद की नींव किसने रखी? तो ये जो गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद है, इसकी नींव जो है रखी मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने इसकी नींव रखी। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की स्थापना किसने की, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इस सिद्धांत की स्थापना किसने की, तो इस सिद्धांत की स्थापना जो की वो वुल्फगंग कोहलर ने की। वुल्फगंग कोहलर ने की। दोनों प्रश्नों में अंतर देखिए, यानी नींव किसने रखी तो मैक्स वर्दीमर ने, और सिद्धांत की स्थापना किसने की तो वुल्फगंग कोहलर ने रखी। प्रश्न यह बनता है कि इस सिद्धांत में इनके कोहलर के जो सहायक थे वो कौन थे? इन्हीं कोहलर के जो सहायक थे वो कोफका थे। कौन थे? कोफका ये जो है इस सिद्धांत में जो है कोहलर के सहायक थे। इस सिद्धांत को जो है कितने नामों से जाना जाता है, तो हम आपको एक एक बताते हैं कि ये सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद जो सिद्धांत है, इसको ये मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? तो ये 3 नामों से जाना जाता है। वो 3 नाम कौन हैं? एक तो पहला नाम है सूझ का सिद्धांत। दूसरा इसका जो नाम है उसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और जो इसका तीसरा नाम है उसे हम गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद है। समग्रवाद का सिद्धांत। इन नामों से जो है कोहलर का जो सिद्धांत है उसको हम बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि कोहलर ने सिद्धांत जो प्रतिपादित किया, यानी कोहलर का जो प्रयोग हुआ, कोहलर का जो प्रयोग हुआ, तो कोहलर ने अपना प्रयोग जो है एक सुल्तान नामक बनमानुस पर किया। किस पे किया? तो कोहलर ने अपना प्रयोग एक सुल्तान नामक बनमानुस पर किया। ये सुल्तान नामक बनमानुस पर तो किया, लेकिन कब किया? तो इसको हम बताते हैं। ये जो सिद्धांत कोहलर ने प्रतिपादित किया, ये 1925 के लगभग
1925 के लगभग इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न एक बार राजस्थान टीटी में पूछा गया था कि कोहलर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो किस पे किया, तो बनमानुष पर किया, लेकिन वहाँ पे बनमानुषों की संख्या कितनी थी, तो हम आपको बताते हैं जो बनमानुषों की जो संख्या थी, बनमानुषों की संख्या 6 थी। कितनी थी? बनमानुषों की संख्या 6 थी। इस पर जो है कोहलर ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम बताते हैं कि सुल्तान को जो है कोहलर ने एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में कुछ बॉक्स और कुछ छड़ी एक कोने में खड़ी कर दी और उस कमरे के छत के सहारे केले को लटका दिया जाता है। कोहलर इस प्रकार अपना सिद्धांत प्रतिपादित करता है। एक कमरा होता है बड़ा सा, उस कमरे में बॉक्स और छड़ी जो है रख देता है और उस छत में जो है, कमरे की छत में जो है केले को लटका देता है। सुल्तान को उस कमरे में बंद कर देता है और सुल्तान जो है उस केले को प्राप्त करना चाहता है। यानी जो कोहलर है वो जो बनमानुष था, इसका नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान को उस कमरे में बंद कर दिया जाता है और जो है सुल्तान जो है उन केलों को प्राप्त करना चाहता है। सुल्तान अपने उछल कूद के द्वारा पहले जो है केले को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो केले प्राप्त नहीं होते। तो सुल्तान जो है कमरे में चक्कर लगा रहा होता है। फिर अचानक उसके जो है दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना हम जो ये बॉक्स रखे हैं इनको वहाँ पर ले जा करके रख दें और उस बॉक्स के सहारे से जो है हम केले तक आसानी से पहुँच सकते हैं। कोहलर ने जो है एक बॉक्स उठा लाया और वहीं केले के नीचे रख दिया और उस बॉक्स पे खड़े होकर के जो है केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन फिर भी केले नहीं मिले। फिर जो है सुल्तान के मन में आया कि हम यदि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख लें तब हम केले को प्राप्त कर लें, तब भी जो है सुल्तान को केले प्राप्त नहीं होते हैं। फिर कोहलर ने सोचा कि ये जो छड़ी रखी हैं, यानी हम बॉक्स पे खड़े होकर के छड़ी के सहारे से केले को पा सकते हैं। तो कोहलर ने छड़ी के सहारे से केले को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कोहलर ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब अनेक उछल कूद के द्वारा, अनेक प्रयास के द्वारा कोहलर ने का जो सिद्धांत था, सुल्तान ने जो है केले को प्राप्त कर लेता है। जब केले प्राप्त हो जाते हैं सुल्तान को, तो जो है कोहलर ने बताया कि यदि कोई बालकों के सामने समस्या है तो यदि बालकों को यह समय दिया जाए उस समस्या को समाधान करने के लिए, तो बालक निश्चित तौर पे जो है उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं, ऐसा कोहलर ने कहा। हम आपको ये जो है बताते हैं कि जो है ये जो सिद्धांत के अन्य नाम है, जैसे सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद का सिद्धांत, इसको एक एक के विषय में हमको बताते हैं। सूझ का सिद्धांत, सूझ कब आती है? जब कोई समस्या हो। यानी सूझ कब आती है? जब कोई समस्या हो। जब कोई समस्या हो, यानी आपने देखा कि जो है सुल्तान केले को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन केले नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो उसके भूख लगी थी, वो केले को खाना चाहता था। यानी उसके सामने क्या थी? समस्या थी। यानी सूझ कब आई? अचानक उसको आई। समस्या थी और आई कब? तो अचानक आई। अचानक आई सूझ। सूझ अचानक आती है, लेकिन सूझ अचानक भी तब आती है जब ध्यान कहाँ हो? अब लक्ष्य पर हो। सुल्तान जो है केले के लिए कमरे में चक्कर तो लगा रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था? केले पर था। जब आपका लक्ष्य केंद्रित हो, ध्यान आपका लक्ष्य पर हो, तभी आप उस पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
यानी ध्यान कहाँ हो, लक्ष्य पर, लक्ष्य पर। इसलिए इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। ये इस सिद्धांत की जो बातें हैं उसको बताएं। फिर इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि को सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि सूझ कब आई, अचानक आई। अंदर मन से आत्मा ने आवाज दिया कि यदि हम बाक्स को वहां पे रख करके और उस पे खड़े होकर के छड़ी के सहारे से केले प्राप्त कर ले, तो सूझ कब आई, अचानक आई, अंतर्दृष्टि द्वारा आई। किसी ने जो है सुल्तान को बताया नहीं था, इसलिए सूझ कब आई, अचानक आई। प्रश्न यह बनता है कि यदि समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद की नींव तो मैक्स वर्दीमन ने रखी, लेकिन इस सिद्धांत की स्थापना किसने की, तो वुल्फगंग कोहलर ने की। इनके सहायक कौन थे, तो कोफका थे। और एक दो जो है मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कर्ट लेविन हैं, ये भी जो है गेस्टाल्टवाद ही है। कर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया वो क्षेत्र का सिद्धांत दिया। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग ने जो है ह्यूरिस्टिक विधि दी है। आगे देखते हैं कि ये समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद क्या है। तो समग्रवाद जो है ये एक जर्मन विचारधारा का शब्द है, यानी समग्रवाद जो है ये जर्मन विचारधारा का शब्द है और जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति। जर्मन विचार धारा का शब्द है और जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति, जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति। इसीलिए गेस्टाल्टवादियों ने एक जो है विधि दी है और उस विधि का नाम है पूर्ण से अंश की ओर। यानी जो गेस्टाल्टवादियों ने विधि दी है उसका नाम है पूर्ण से अंश की ओर, अंश की ओर। इसको हम आपको बताते हैं। ये बालक को आपको जो है लखनऊ के विषय में बताना है, तो पहले जो है बालक को संपूर्ण भारत के विषय में बताइए। यानी पूर्ण क्या मतलब, बड़ा भाग, और अंश का मतलब छोटा भाग। यदि आप बालक को लखनऊ के विषय में बताना है, लखनऊ की क्या चीज़ फेमस है, क्या यहाँ पे इमारतें हैं, क्या क्या यहाँ देखने लायक है, क्या कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है, यदि भारत के विषय में, लखनऊ के विषय में आपको बालक को बताना है, तो पहले उसे संपूर्ण भारत के विषय में बताइए, फिर भारत के छोटे छोटे भाग यानी प्रदेशों के विषय में बताइए, फिर भारत की जनसंख्या के विषय में बताइए, फिर आप उसे उत्तर प्रदेश के विषय में बताइए, फिर उत्तर प्रदेश के विषय में आप लखनऊ जो है शहर के विषय में बताइए। यानी बालक का जो है ध्यान कहाँ से होगा, पूर्ण से अंश की ओर। इस प्रकार गेस्टाल्टवादियों ने एक जो है विधि दी है, पूर्ण से अंश की ओर। आगे देखते हैं थार्नडाइक और पावलॉव और स्किनर। इससे पहले आप वीडियो में ये पढ़ चुके हैं सिद्धांत। ये जो मनोवैज्ञानिक थे थार्नडाइक, पावलॉव, स्किनर, इनका मानना था ये मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी थे, लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक हमने आपको पढ़ा रहे हैं ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो व्यवहारवादियों का मानना था कि सीखना जो होता है वो शरीर के अंगों द्वारा होता है, सीखना जो होता है वो शरीर के अंगों द्वारा होता है। इसी की आलोचना पर गेस्टाल्टवाद की स्थापना की गई और गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि सीखना जो है वो शरीर के अंगों द्वारा नहीं होता है, बल्कि सीखना जो होता है वो शरीर के अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। और जो है बालक सीखता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रियां आपको बताए कि जो है कौन कौन सी होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इसके द्वारा गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि सीखना होता है। हम आपको बताते हैं, इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप किसी दूसरे शहर में फंसे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रहने की जगह नहीं है, आपके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपकी ये इंद्रियां सोचती हैं, ढूंढती हैं कि कोई ऐसी सुनी आवाज़ मिल जाए
या कोई ऐसा जाना हुआ, पहले से जाना हुआ चेहरा मिल जाए जो मेरी इस समस्या का समाधान हो सके। तो इसलिए गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि सीखना जो है शरीर के अंगों द्वारा नहीं होता, बल्कि सीखना जो है परिस्थितियों के अनुसार होता है। कहाँ पे कौन सी परिस्थितियाँ हैं, आप शहर में फंसे हैं, आपके पास समस्या है, आप सोचते हैं यार कोई मेरा जानने वाला मिल जाए जो मेरे इस समस्या का समाधान कर दे। जैसे मेरे पास किराया नहीं है, कोई जानने वाला मिल जाए, या कोई सुनी आवाज़ ऐसी मिल जाए जो मुझे लगे कि हाँ पहले से हम ये सुने थे, वो मेरी आकर के हेल्प कर दे। तो ये परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं कि सीखना व्यक्ति का किसके द्वारा होता है। आगे देखते हैं कि कोहलर का मानना था कि समस्या कोई समस्या नहीं है। कोहलर का मानना था कि समस्या जो है ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि हम जितनी जल्दी समस्या को समझ लेंगे उतनी जल्दी जो है हम समाधान तक पहुंच जाएंगे। ऐसा किसका मानना था? तो कोहलर का मानना था। यानी कोई भी समस्या हो, उस समस्या को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी हम समस्या का समाधान खोज लेंगे, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का कहना था। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका शिक्षा में क्या महत्व है? तो हम आपको बताते हैं कि इसका शिक्षा में महत्व है कि जो बालक इस सिद्धांत को पढ़ लेगा, समझ लेगा, उस बालक में तर्क कल्पना शक्ति का विकास होगा। क्या होगा? तर्क कल्पना शक्ति का विकास होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे गणित, विज्ञान विषय जो कठिन विषय हैं उनके लिए भी ये सिद्धांत उपयोगी है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसी क्लास से कहते हैं कि सर मुझे गणित नहीं आती, सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन क्यों नहीं आती अंग्रेजी, क्यों नहीं आती गणित, इसको हम बताते हैं। क्योंकि जो विषय आती नहीं है उस विषय से हम उतना दूर भागते हैं, वो इसलिए नहीं आती है। हम आपको बता रहे हैं कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, आने वाले कल में जो सबसे ज़्यादा कुछ याद रहेगा तो आज का पढ़ा हुआ याद रहेगा। लेकिन जो कल पढ़ेंगे वो आने वाले समय में परसों सबसे ज़्यादा याद रहेगा। लेकिन जो आज पढ़े हैं वो परसों जो है कम याद रहेगा। क्योंकि हमको अंग्रेजी और गणित इसीलिए नहीं आती है क्योंकि हम उस विषय से उतना दूर भागते हैं, उतना दूर जाते हैं, इसलिए वो नहीं आती है। अगला इसका पॉइंट यह है कि बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी ये सिद्धांत प्रेरित करता है। इसी के क्रम में जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो सिद्धांत है गुथरी का सिद्धांत। क्योंकि गुथरी के सिद्धांत से प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन जो है राजस्थान टीटी में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। लेकिन कभी कभी यूपी में भी जो है टेट और सीटेट में इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। तो जो गुथरी का सिद्धांत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। गुथरी का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। समीपता का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को निकट दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि गुथरी का सिद्धांत था किस प्रकार था। गुथरी का जो सिद्धांत था, गुथरी ने एक बॉक्स बनाया। इस प्रकार से गुथरी ने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में एक जो है खंभा गाड़ दिया, पिलर गाड़ दिया। और वो जो खंभा था, इस खंभे की ये खासियत थी कि इस खंभे में शरीर का कोई भी अंग छू जाए, टच हो जाने से
ये बॉक्स खुल जाता था। और गुथरी ने इसी बॉक्स में एक कैमरा लगा दिया, कैमरा लगा दिया। गुथरी ने इस बॉक्स में एक बिल्ली को छोड़ दिया और बिल्ली जो है बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक जो है बिल्ली का कोई भी जो है शरीर का कोई भी अंग जो है इस खंभे में टच हो गया और जो है ये बॉक्स खुल गया और बिल्ली बाहर आ जाती है। दूसरे दिन जो है गुथरी ने दूसरी बिल्ली को इस खंभे में डाला और वो भी जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही जो है कोई शरीर का अंग लगा इसमें और जो है खंभे में और जो है बिल्ली बॉक्स खुल गया और बिल्ली बाहर आ गई। लेकिन ये कैमरा की ये खासियत थी कि जिस अंग के द्वारा बिल्ली बॉक्स को खोलती थी, पिंजड़े को खोलती थी, ये कैमरा जो है फोटो खींच लेता था। तीसरे दिन फिर जो है तीसरी बिल्ली को गुथरी ने इस खंभे में डाला और उसने भी जो है शरीर के किसी भी अंग से जो है पिंजरा को खोल करके और जो है बिल्ली बाहर आ जाती है। लेकिन जो पहले दिन जो है जो बिल्ली डाली थी गुथरी ने, उसी को दोबारा जो है भी उस बॉक्स में डाला और देखा गया कि जिस अंग के द्वारा बिल्ली ने पहली बार जो है पिंजड़े को खोला था, उसी अंग को टच करके बिल्ली ने दोबारा इस पिंजड़े को खोला। दूसरी बिल्ली को जब दूसरी बार डाले तो वो भी जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस अंग के द्वारा जो है इस खंभे में जो अंग टच होता था, जिस अंग के द्वारा जो है पिंजड़े को खोला, उसी अंग के द्वारा दोबारा जो है बिल्ली ने पिंजड़ा खोला। इसी प्रकार तीसरी बिल्ली ने भी किया। हम ये कह सकते हैं कि जो है जो गुथरी का सिद्धांत है, गुथरी ने अपने सिद्धांत में जो अहम बात है, गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कारों को महत्व नहीं दिया है। और दूसरा पॉइंट यह है कि गुथरी जो थे वो थांडाइक के आलोचक थे। इस प्रकार जो है हम लोग जो है गुथरी का सिद्धांत पढ़ें, क्योंकि गुथरी के सिद्धांत में ज़्यादा कुछ नहीं, कभी कभी जो है यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। गुथरी का जो सिद्धांत है उसे समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं, उसे निकट दूर का भी सिद्धांत कहते हैं। गुथरी ने ही अपने सिद्धांत में पुरस्कारों को महत्व नहीं दिया और गुथरी जो थे वो थांडाइक के आलोचक थे। बस ये 2-4-5 जो है बातें गुथरी के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण थी उसकी हम लोगों ने आपसे चर्चा की। थैंक यू।